गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सिचुएशन रूम एंड आल्सो जियो पाकिस्तान। ये कहना तो बड़ा जरूरी है सिचुएशन रूम में, इसलिए क्योंकि आपको पता है हालात जरा ऐसे हैं कि हर लम्हा बदलती सूरत हाल से मुताल्लिक हमने आपको आगाह रखना है, बताना है, अपडेट करना है, वरना आप हमें मैसेजेस कर करके बहुत तंग करते हैं। तो हम आपको बता ही दें जी, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की भारतीय कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो रही हैं और दुनिया भारतीय प्रोपेगेंडे को लिफ्ट नहीं करा रही। लिटरली यही वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं कि वो वाकई वहाँ उनको लिफ्ट नहीं मिल रही है और जल्दबाजी में पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए इक़दाम का भी उल्टा असर हो रहा है। भारतीय फ़िज़ाई कंपनियों को बड़े पैमाने पर माशी नुकसानात का सामना है और हर गुजरते दिन के साथ मोदी हुकूमत की मायूसियों में इजाफा ही हो रहा है। इनफैक्ट बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा है कि वो पहलगाम वाक़े की किसी भी गैर जानिबदार फोरम पर तहक़ीक़ात के लिए तैयार है। आप सोचिए कि जिस पे इल्जाम हो वो बारहा ये कह रहा हो कि आइए हम आपके साथ ताबून करने के लिए तैयार हैं, सबसे पहले तो हमें सबूत दीजिए। अगर हमें सबूत नहीं देने तो चलिए किसी भी फोरम पे चलते हैं, इंटरनेशनल गैर जानिबदार फोरम, जहां आप हम मिलकर तहकीकात करा लेते हैं। भारत की जंगी धमकियां लेकिन अपनी जगह कायम हैं। जंगी धमकियों पर कल सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन एक सफ़े पर नजर आए। ये बड़ी डेवलपमेंट है। पूरी कौम यक आवाज़ हो गई है, एक आवाज़ हो गई है। सबने एक आवाज़ होकर भारतीय इक़दाम की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि दुनिया भारतीय झूठ का साथ नहीं देगी। उन्होंने भारत को खबरदार किया कि पानी बंद करने की गलती ना कीजिएगा। नायब सदर तशरीफ लाए हैं अमेरिका के, तो 27 सयाह वहां जबा कर दिए गए, तअस्सुर ये देने के लिए कि ये पाकिस्तान की कार्रवाई है। ये एक टिपिकल मंसूबा रहा है भारत का, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से इस दफा ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। अगर हमारा पानी इन नहरों में, इन दरियाओं में नहीं बहेगा तो इसमें तुम्हारा खून बहेगा। बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट्स दिए जा रही हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि हमें समझ नहीं आया कि हुआ क्या। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस जब सोचे समझे बगैर जो है मेजर्स लिए जाएं, जो कि इंडिया से हम देख भी रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने वाज़े तौर पर कहा कि मोदी ने पाकिस्तान का एक कतरा भी अपनी तरफ मोड़ा तो उसे दुश्मन का हमला समझेंगे। उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी मुतालबा किया। अब वक्त आ गया है कि क्या हुकूमत भी अपना अज़म साबित करती है। मैं मुतालबा करता हूं कि हुकूमत एक APC बुलाए और जो इंडिया के अज़ाइम हैं वो खाक में मिल जाएंगे। बास सफारत का खदशा है कि भारत किसी भी वक्त कोई शरारत कर सकता है। बाखबर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार सैकड़ों टारगेट्स अहदाफ का तयन कर लिया है जो चंद मिनटों में पाकिस्तान के निशाने पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समझते हैं कि अगले 2-4 दिन काफ़ी अहम हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के बेमिसाल मिसाइल प्रोग्राम का भी जिक्र किया था कल के प्रोग्राम में। एक घटिया दुश्मन है, वो उससे हर किस्म की तवक्को रखनी चाहिए। इससे पॉसिबिलिटी कि ये 2-4-5 दिन में कोई इस किस्म की वारदात जो है मोदी कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है और बड़ी ताकतें भी जो हैं वो मोदी के जो है नैरेटिव की जो है हमायत नहीं कर रही। अमेरिका नहीं कर रहा, बरतानिया नहीं कर रहा, दूसरे ममालिक नहीं कर रहे। अगर कोई बोल भी रहा है तो वो बड़े कॉशन के साथ बोल रहा है। साथ ही आपको बताएं कि भारत को कल दुनिया के सामने एक और बड़ी शर्मिंदगी उठानी, बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए बनी। अमरीकी अखबार ने पाकिस्तान पर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात का पर्दा चाक कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा की ब्रीफिंग में शरीक चारों सिफारतकारों का कहना है कि भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय हुकाम महज टेक्निकल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पाकिस्तान को हमले से जोड़ते रहे हैं। साबिक नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया रॉबिन राफेल ने सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर से बातचीत में साफ कहा कि हमले के 5 मिनट बाद किसी पर इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। रॉबिन राफेल ने पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश को मुस्बत पेशरफ्त भी करार दिया। I
I think that's an excellent proposal. I mean, I think it is absolutely absurd for any party to say 5 minutes after something happened that they know who did it. And it's always important to have the facts. So I would hope that the U.S. government would support such a proposal. उधर चीन ने भी कल पाकिस्तान की इस पेशकश की हिमायत कर दी है। अमरीकी तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कल कहा कि पाकिस्तान और भारत जिम्मेदाराना हल की तरफ आएँ। बात यह है कि पाकिस्तान तो पहले ही आपको पता है जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तान ने अब तक हर कदम भारत के जवाब में ही उठाया है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में भी कल बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि जहां मुल्क की सलामती की बात आएगी वहां हमारे सियासी इख्तलाफात की कोई अहमियत नहीं है। इससे बेहतरीन मैसेज नहीं दिया जा सकता था। ये काफ़ी शॉकिंग होगा उनके लिए भी, क्योंकि कोशिश तो होगी ना कि इनके तो अपने शायद इतने डिविजन्स हो रहे हों, बिकॉज ऑब्वियसली बातचीत तो ऐसी चलती है और अगला मुल्क जो होता है वो चाहे किसी तरीके से भी उसको समझे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब बड़ा वाज़े उनको बड़ा देखिए, हम एक जमहूरियत हैं, हमारा जमहूरी निज़ाम है, हमारा इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन जब बात मुल्क की सलामती और मुल्क के खिलाफ दुश्मन की कार्रवाई की होती है तो फिर सब एक आवाज होकर यकजान होकर उस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। पहले वो डिपेंड कर रहे थे कि यहाँ बड़ी डिविजन्स होंगी, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। चारों सूबाई वज़राए आला ने भारतीय इक़दामात के खिलाफ हुकूमत के साथ पूरी तरह खड़े रहने के अज़्म का अयादा किया है, अज़्म का इजहार किया है। बात करते हैं, गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए कानून और इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग टू यू बैरिस्टर साहब। अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मोदी सरकार को अपने सियासी जंगी एजेंडे की तकमील के लिए वैसी सपोर्ट नहीं मिल रही जैसी शायद उन्हें तवक्को थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या हम ये गुमान रखें कि भारतीय हुकूमत को हालात जो हैं वो समझ आ रहे होंगे, वो किसी एडवेंचर की तरफ नहीं जाएंगे? क्या हुकूमत ऐसा ही कुछ देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। देखें, यहाँ पे मोदी सरकार ने जो इस पूरे वाक़े के हवाले से जिस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है पूरे भारत में, वहाँ पे आपको साफ ज़ाहिर होता है कि उनको इंटरनली अपने जो शहरी हैं या अपने जो उनके सिटीजन्स हैं उनकी तरफ से उस लेवल की सपोर्ट नहीं है। वो ख़ुद क्वेश्चन कर रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो सकता है जब इतना हैविली मिलिट्राइज्ड आपका वो तमाम तर एरिया है पहलगाम का, और वहाँ पे कैसे पॉसिबल है कि इस पूरे सिक्योरिटी अपरेटस के थ्रू कोई ऐसा जो है एक इंसिडेंट हो जाए और उस पर सिक्योरिटी अपरेटस से वो पेयर्स थ्रू कर जाएँ। तो ज़ाहिरी बात है कि ये तमाम तर इल्ज़ामात जो पाकिस्तान पे लगाने की नाकाम कोशिश की गई है, और वो भी आज आपने देखा कि बिल्कुल अमरीकी जो नायब मेरे ख़्याल से वो रह चुकी हैं दफ्तर ख़ारजा की नायब वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में वो सफ़ीर भी रह चुकी हैं अमेरिका की, और वो भी यही बात कर रही हैं कि 5 मिनट के अंदर जिस तरह इल्ज़ामात लगा देना, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और ना आओ देखा ना ताओ देखा, और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो ज़ाहिरी बात है कि इंडिया के अंदर इस फ़ैसले की जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो वहाँ पे आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जिस तरह का एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई है, इंडिया को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है इस तमाम तर मामले के ऊपर भी। भारत ने, आपने देखा कि 2007 का वाक़या हो समझौता एक्सप्रेस का, ये दीगर वक़ूए हों, तो उस पर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और अब भारतीय जो शहरी हैं वो भी इस बात को समझते हैं, बखूबी जानते हैं, हर दफ़ा पाकिस्तान को मुल्ज़ इल्ज़ाम ठहरा देना ये भी कोई अच्छी और जायज़ बात नहीं है। तो यहाँ पे किसी मिस एडवेंचर के हवाले से आपने बात की, तो मैं ये ज़रूर बात कहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं, और हमारी जो मशक़ें हैं, जो एक्सरसाइज़ हैं, वो बिल्कुल जारी हैं। इसी तरह हम बड़े क्लोज़ली उसको वॉच कर रहे हैं तमाम तर मामले को, और अगर खुदा न खास्ता इंडिया की तरफ से किसी किस्म का मिस एडवेंचर हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बैरिस्टर साहब, किसी हमले या साजिश के लिए ज़ाहिर तैयार तो हम हैं, तैयार रहना और बात है, लेकिन एट द सेम टाइम इन दिस वाटर ट्रीटी सिंतास मुआहदे की बहाली भी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो क्या इक़दामात अब तक किए गए हैं या क्या इरादा है? किसी आलमी फोरम पर हमने रब्ता कर लिया, गारंटर्स जो थे उनके सामने मामला उठा लिया या उठाया जाएगा? क्योंकि इससे पहले इंडिया कुछ प्लान करे या अमली तौर पर कुछ करने की कोशिश करे, हमें हाथ रोकना होगा। बिल्कुल।
देखिए जिस तरह भारत ने यूनिलैटरली एक तरफा तौर पे सिंतास माहिदा को मुअत्तल या ख़त्म करने की कोशिश की गई है, तो उसकी हैयत तो ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन पाकिस्तान के पास लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। हमारे डिस्कशंस जो हैं वो ऑन गोइंग हैं, और जो सस्पेंशन इंडिया ने की है, पानी तो वो उस तरह रोक नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 दिन का वो पानी रोक सकता है, और उसमें वो अपने डैम्स का जो है भराव उसको इंश्योर कर सकता है। उसके बाद उसको पानी तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी किसी बड़े पैमाने पे कोई रेजर्वायर्स या कोई डैम्स जो हैं वो बनाए नहीं हैं इंडिया ने अपनी साइड पे। लेकिन जहाँ तक आपने लीगल रिकोर्स की बात की, मैं ये बिल्कुल आपसे शेयर भी करते चलूँ कि हमारी जो कानूनी हिकमत अमली है हुकूमत की, वो बिल्कुल राइप है, और हमने अपनी तरफ से जो कानूनी जंग हमने लड़नी है, जिन जिन फोरम्स पे हमने वो तैयारी बिल्कुल कर ली है। उसका काबीना का अप्रूवल जो है वो काबीना की मीटिंग होगी, और उस काबीना उसको कलेक्टिवली जो है डिसाइड करेगी कि कौन सा अप्रोप्रिएट फोरम है या कौन से फोरम्स हैं जिन पे ये तमाम तर मामला हम लेके जाएं, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो वर्ल्ड बैंक है, जो इस मुआहदे का गारंटर है और जिसने विटनेस किया है इस तमाम तर ट्रीटी को। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई तो उनके भी दस्तखत इस पर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, वहाँ पे भी पहले भी हम गए हैं। किसी भी शिक की वायलेशन के हवाले से हम वहाँ पे द हेग गए, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, और अभी भी हम बिल्कुल पूरा इरादा रखते हैं कि साइमल्टेनियसली और इन पैरेलल जो है इसको वहाँ पे भी लेके जाया जाए। लेकिन उसके साथ जो ट्रीटी की वायलेशन की है, जब ट्रीटी की सस्पेंशन हो नहीं सकती, और जो अगर कोई डिफेंस आर्टिकल 62 ऑफ वियना जो कन्वेंशन है हमारी लॉ ऑफ ट्रीटीज़ पे, उस पर अगर ये कोई डिफेंस इंडिया लेता है तो वो भी उसका डिफेंस नहीं बनता, और ये ICJ में भी जाया जा सकता है कि एक ट्रीटी की यूनिलैटरल वायलेशन जो है वो किसी हिसाब से जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके साथ साथ UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी और UN का भी फोरम मौजूद है, तो मल्टीपल फोरम्स हैं जहाँ पे पाकिस्तान जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ, जितना मैंने इस तमाम तर मामले को कानूनी तौर पे देखा है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और उसके साथ साथ आपका वर्ल्ड बैंक का जो फोरम है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वर्ल्ड बैंक का ही फोरम मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बिकॉज आर्बिट्रेटर भी वर्ल्ड बैंक ही रहा है। बैरिस्टर साहब ये भी बता दें कि ऑब्वियसली कोई शक नहीं कि इस तरह के मौके पर पूरी कौम जो है वो बिल्कुल यूनाइटेड है, लेकिन ऐसा मैसेज दुनिया को भेजने के लिए मुख्तलिफ जमातें और सियासतदान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी कह रहे हैं, जो कि बड़ी एक जायज़ डिमांड भी है। तो क्या ये ऑप्शन है जिस पर वज़ीर आज़म सोच सकते हैं या सोच रहे हों? देखिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इट्स ऑलवेज ऑन द टेबल, स्पेशली जो नेशनल सिक्योरिटी या कौमी सलामती से जुड़े मामलात हैं। और बिल्कुल आपने देखा कि जब दहशतगर्दी के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ पार्लियामान के अंदर, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें तमाम तर सियासी जमातें मौजूद थी, मां सिवा एक के जिसने पहले रज़ामंदी खुद ही ज़ाहिर की, लेकिन उसके बाद खुद ही वो नहीं आए फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम। लेकिन इसके साथ मैं ये बात आपको ज़रूर कहूँगा कि कौमी सलामती एक ऐसा मामला है कि हमारे इंटरनल जो इख्तलाफात हैं, सियासी इख्तलाफात, इफ़ आई मे एड ऑन, तो वो तो जमहूरियत का हुस्न है और सियासी इख्तलाफात होते हैं। लेकिन जहाँ कौमी सलामती की बात आती है और नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो ज़ाहिरी बात है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहद हैं। इसी तरह सेनेट में भी तकरीर हुई 1 पॉइंट एजेंडा, और वो यही है कि पाकिस्तानी कौम भारत और अपने तमाम तौर दीगर दुश्मनों के ख़िलाफ़ मुत्तहद है और एक प्लेटफॉर्म पे है और एक पेज पे है। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील हमसे बात करने का। अच्छा, ये जो बार बार बात होती है ना कि 5 मिनट में कैसे उन्होंने फैसला कर लिया भारत ने कि जी पाकिस्तान नहीं किया होगा, ये एक्चुअली 5 मिनट में उनको ये तो पता चल गया था कि हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, तो 5 मिनट में उन्होंने ये फैसला तो करना था ना कि अब हम क्या करें, कुछ तो करना है। तो हेंस ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब पता हो कि भाई गलती हमसे हो गई है, तो जल्दी से ढूंढो कि किसको ब्लेम करना है, एंड ऑफ कोर्स किसको ब्लेम करना है, पाकिस्तान को ब्लेम करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉट प्रोसेस इसी तरह ही हुआ होगा। जहनी हालत ये हो कि अगर बॉर्डर पार करके कोई कबूतर या कोई परिंदा भी चला जाए तो उसे भी पाकिस्तानी साजिश करार दिया जा रहा हो, पर्चे कट जाते हैं।
वहाँ आप क्या कर सकते हैं? ये जो इंसिडेंट हुआ है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसकी पाकिस्तान हर सतह पे मजम्मत कर चुका है और इस मजम्मत करने के साथ साथ ये भी कह चुका है कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो हमें दीजिए, अगर नहीं तो आइए चलिए किसी इंटरनेशनल फोरम पर हम तहकीकात में आपके साथ ताउन करेंगे। इससे ज़्यादा और क्या करें? मतलब कितनी अजीब बात है ना। इसको अगर आप लिटरली एक छोटे पैमाने पर भी ले आए कि इल्ज़ाम भी लगाना है और इल्ज़ाम बस लगा देना है और ये नहीं तो कहना कि कैसे हमें पता चला कि जी आप ही ने किया। कम आउट और जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो आपसे बार बार कह रहा है, बार हाँ कह रहा है कि आइए चलिए मिलकर बताइए। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा क्यों रहे हैं, और अगर हमें नहीं बताना, आपको इतना हम पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप किसी और को बता दीजिए कि आप हम पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बट इट्स नॉट सिंपल टू देम। अच्छा जी, डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। डॉक्टर साहबा शुक्रिया। डॉक्टर साहबा अब आप हमें बताइएगा क्या तासुर है? हमें महसूस हो रहा है कि मगरबी मीडिया जिस तरह से इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान मुखालिफ जो एजेंडा, स्पेसिफिक एजेंडा है, उसको शायद उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है जितनी माजी में मिलती रही है। डोमेस्टिकली भी वहाँ पे आवाज़ें उठती रही हैं। आप हमें बताइए किस तरह आलमी तंजीमें, आलमी मीडिया, आलमी बिरादरी इस मामले को देख रही है दोनों मुल्कों के दरमियान? मेरा ख्याल है सूरत हाल बहुत संगीन है और इस वक्त मैं समझती हूँ कि जिस किस्म का जंगी हिस्टीरिया विप अप किया गया है भारत में, उससे तो यही लग रहा है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे यही लग रहा है कि भारत एक किनेटिक एक्शन, एक फौजी मिलिट्री एक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी फायरिंग हो रही है, स्मॉल आर्म फायरिंग है, और फिर रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि भारत भारी असला जो है वो डिप्लॉय कर रहा है क्लोज टू द बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर भी और लाइन ऑफ कंट्रोल भी। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही एक सीरियस लम्हा है, और उसमें हमने देखा है कि चीन ने कॉल दी है रिस्ट्रेंट की दोनों मुल्कों पे, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं आई रिस्ट्रेंट की। अमेरिकन एक स्टेटमेंट जो आई है ट्रम्प की अपनी, तो ये थी कि ये दोनों मुल्क आपस में कोई ना कुछ तय कर लेंगे। तो ये तो फिर ऐसे लगता है कि उन्होंने तो हाथ धो लिया इससे। और फिर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों को रिस्पॉन्सिबल हल निकाल लेना चाहिए इसका। तो देखें, ये 5वां क्राइसिस है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले 20-25 साल में। हर 3 साल बाद एक बहरान हो जाता है, और उसके लिए हमेशा हमने देखा है, ऑलमोस्ट हमेशा, कि कोई थर्ड पार्टी आके फिर डिफ्यूज़ करती है उस क्राइसिस को। तो जो सवाल इस वक्त उठ रहा है वो ये है कि कहाँ है वो थर्ड पार्टी? क्या एक थर्ड पार्टी है, या अमेरिका ने फ्री पास दे दिया है भारत को कि वो कम से कम पहला एक्शन ले पाकिस्तान के खिलाफ? तो ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस सवाल जो है उठाना बहुत ही अहम है। आप भी जिक्र कर रही हैं इसका, और पाकिस्तान ने एक थर्ड पार्टी शफाफ तहकीकात का जो ऑप्शन टेबल पर रखा है, उससे ज़्यादा तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा क्या कहें? तो इंडिया ये ना माने, लेकिन कोई आलमी इदारा, कोई अमेरिका, चीन, ईरान, सऊदी अरब जैसा मुल्क इंडिया को मजबूर नहीं कर सकता कि इस तरफ आए। एक ही मुल्क है जिसकी भारत सुनता है, और वो है अमेरिका। और इस वक्त अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने तो बहुत ही 2 टोक अल्फाजों में कहा कि वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो इस वक्त तो जो उनको चाहिए करना, बल्कि मैं समझती हूँ सिक्योरिटी काउंसिल को भी चाहिए था, जहाँ पर उन्होंने एक स्टेटमेंट तो ज़रूर इशू की, मजम्मत की ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट। ज़रूरत इस बात की थी कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए है, अब भी चाहिए है, कि वो भारत से कहें कि देखें, आप एविडेंस तो हमें दिखाएं, जो आप पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसका कोई सबूत, कोई एविडेंस, कुछ तो हमें बताएं, कोई इन्फॉर्मेशन तो दें हमें, जिससे कि फिर हम एक तरह से आमादा हों कि भाई वाकई पाकिस्तान इन्वॉल्व था। पाकिस्तान की तरफ से तो आपको मालूम है, हमने तो बहुत दफ़ा बार बार ये कहा कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन भारत ने जो यूनिलैटरल एक्शंस लिए हैं, उससे तो फिर देखें ना, सूरत हाल एक फुल ब्लोन क्राइसिस की तरफ जा रही है।
सर्टनली डॉक्टर साहबा, फुल ब्लोन क्राइसिस की तरफ सूरत हाल जा रही है। अल्लाह करे कि कुछ आलमी ताकतें इसमें पड़ें और इस मामले को डिफ्यूज़ कराएं, क्योंकि ज़ाहिर है ये ना दोनों मुल्कों के मफाद में होगा, ना दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में होगा, सिर्फ मोदी सरकार की पॉलिटिकल माइलेज के ज़रूर मफाद में होगा। This has to be kept in mind कि this is the most populated region of the world. Absolutely. तो definitely हर किसी इस को तरह concern की होना चाहिए। कशीदगी डॉक्टर साहबा किसी भी खित्ते के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाएं तो ये ज़रूर है कि इंडिया को और दुनिया को मसला कश्मीर संजीदगी से देखना होगा। एक बार फिर हम रिमाइंड ज़रूर कराएंगे और ये वाक़या एक रिमाइंडर भी है कि मसला हल नहीं हुआ है। क्या उम्मीद रखें या क्या उम्मीद हो कि अब ये एहसास हर तरफ से आएगा कि मसला कश्मीर हल किए बगैर इस खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता, कोई तरीका ही नहीं है। जी, इससे जाहिर है कश्मीर हेडलाइंस में तो आया है इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन इससे हम ये नतीजा अभी नहीं निकाल सकते कि इसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से या जो बड़े बड़े पार्स हैं, P5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के सबसे अहम मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से कोई इंटरेस्ट होगा, कोई एक्शन होगा कश्मीर के हवाले से। इस वक्त तो लगता यही है कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो तो सिर्फ चाहते हैं कि किसी तरह से ये क्राइसिस जो बढ़ती जा रही है ये किसी तरह से डिफ्यूज़ हो। उससे ज़्यादा मैं नहीं समझती कि उससे ज़्यादा मैंने कोई सुना है किसी किस्म की कॉल या फोकस कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और मैं समझती हूँ ये तो फिर पाकिस्तान का काम है और पाकिस्तान के सफारतकारों का काम है। अभी तक मैंने एक पाकिस्तानी सफ़ीर को नहीं देखा इंटरनेशनल मीडिया पे पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करते हुए और कश्मीर पे वो मौक़िफ़ अडॉप्ट करते हुए जिसकी ज़रूरत है इस वक्त। अगर हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात पे रजामंद करना है कि वो कश्मीर पे तवज्जो दें और ये कि कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट अभी भी है, इसके बावजूद कि भारत का कहना अब ये है कि जी हमने तो सारा कुछ रिजॉल्व कर दिया है, तो इसके लिए तो फिर पाकिस्तान को एक बहुत ही ठोस किस्म की डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। मुझे तो नज़र ही नहीं आते हमारे सफ़ीर हैं कहाँ जो बाहर सब क्रेडिटेड हैं मुख्तलिफ ममालिक में। मैंने तो एक भी नहीं देखा किसी जगह जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर रहे हो। ये हमारी डेफिनेटली ट्रेजेडी है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा, और होपफुली कुछ दफ्तर ख़ारिजा देख रहा हो और हमारे सफ़रा जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तैनात हैं ना सिर्फ कि इस वक्त देख रहे हो, एक्चुअली डॉक्टर साहिबा भी सही कह रही थी, जरा रिमाइंड कराएं कि आप जाइए, निकलिए और मिलिए वहाँ पे और हर एक को बताइए पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और कश्मीर पे हमारा क्या स्टांस है। एक्चुअली ये मिलिए और बताइए पहले भी होते रहना चाहिए था, अभी भी होते रहना चाहिए। अब तो चले हो ही रहा होगा समहाउ, लेकिन कश्मीर पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है The world needs to know, और ये काम ज़ाहिर है हमारी सफारतकारी के जरिए हो सकता है। अच्छा जी, सफारतकारी की बात हो रही है तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये देखें, साबिक अमरीकी सफ़ीर रॉबिन राफ़ेल ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में भारतीय पॉलिसी का जिस तरह भांडा फोड़ा, जाहिर है कि शिद्दत पसंद भारतीयों को ऑब्वियसली ये कहाँ पसंद आना था। तो अब हुआ ये है कि सोशल मीडिया पर हामिद मीर और रॉबिन राफ़ेल पर हमले किए जा रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मीर साहब का तो खैर चलता है, आपको पता है, वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन रॉबिन राफ़ेल साहिबा पर इल्ज़ाम यह है कि सफ़ीर पाकिस्तान के लिए जासूसी करती पकड़ी गई थी और ये बात कतई गलत है। इस तरह के इल्ज़ाम पर अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ी सख्त तफसीली और शफाफ तफ्तीश की थी और आज से कोई 9-10 साल पहले बाकायदा रॉबिन राफ़ेल साहिबा को क्लीन चिट दी गई। तो यहाँ पॉज करें, 9-10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन चूंकि इस बात को 9-10 साल गुजर चुके हैं, क्लीन चिट भी उनको अपने ही स्टेट डिपार्टमेंट से मिल चुकी थी, लेकिन जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। प्रोपेगेंडे की आड़ में आपको पता है बहुत कुछ चलता है, लेकिन भारतीय सोशल मीडिया या वॉरियर्स ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि झूठ पकड़ना कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। और आजकल की दुनिया में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यू कैन गेट एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री ऑनलाइन। तो थोड़ा सा बोलने से पहले मतलब थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन तहकीकात अपनी तय कर लें। अच्छा जी, इस मुतालिक तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन और भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। ब्रेक थ्रू तो पहले ही हो गया था, कल उसका बाज़ाब्ता जो कानूनी और कागजी कार्रवाई है ना वो भी हो गई है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बात तय हो गई है कि जब तक तमाम सूबों का इत्तफाक राय नहीं होता किसी भी नहरों के मंसूबे पर कोई पेशरफ्त सिरे से नहीं हो। अच्छा जी,
मुश्तरका मफादात काउंसिल ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ अब इन सियासी जमातों और तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो गए हैं जो कि इस मसले पर सरापा एहतजाज थे। मतलब होप तो हम यही कर रहे थे कि अब सब कुछ सेटल हो गया होगा और हो भी गया है, लेकिन एहतजाज जो है वो अभी भी बाकी है। उस पर हम बात बाद में करेंगे। हम तभी उम्मीद कर रहे थे कि ये एहतजाज कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म के हमरा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद दैट वाज नॉट इनफ। और कल की कार्रवाई क्या इनफ है या नहीं? मुतअद्दिद मकामात से धरने उठने का, ख़त्म होने का ऐलान भी हो गया है, लेकिन जो मरकज़ी धरना है वो अभी तक चल रहा है। हाँ। और वो मरकज़ी धरना क्यों चल रहा है और कहाँ तक बात जाएगी ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएं आपको सिंध सरहद पर मुतनाज़ कैनाल्स के खिलाफ एहतजाजी धरना ख़त्म हो गया है मुख्तलिफ मकामात से और ट्रैफिक बहाली शुरू हो गई है और लेकिन देयर इज़ अ पॉइंट जो कि अभी तक बरकरार है। इसी पे हम बात करते हैं। इसी पे हमने बात करनी है तर्जुमान सिंध हुकूमत के अरसलान शेख मेयर सखर के। बिल्कुल, मेयर सखर हमारे शो पे आते रहते हैं। अरसलान, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। इसी बात से ही शुरू कर लेते हैं अरसलान के हम तो यही एक्सपेक्टेशन थी, यकीनन आपकी भी एक्सपेक्टेशन होगी जब CCI की मीटिंग हो जाएगी और जो डिमांड थी कि जी फॉर्मली मीटिंग करें और फिर हमें बताएं कि ये मुआहदे जो हैं ये अब ख़त्म हो गए हैं, कोई ऐसा एडवेंचर या फिर जो एक मंसूबा था वो नहीं होगा, उसके बाद सारे एहतजाज ख़त्म हो जाएंगे। बट इट इज़ नॉट सो। What are the demands? अभी तक एहतजाज जो मरकज़ी एहतजाज है जो अभी भी चल रहा है, वो उनकी डिमांड क्या है? क्या चाहते क्या थे जो अभी तक उनको नहीं मिला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस पूरे सिनारियो को थोड़ा सा बैकग्राउंड हम सबके नॉलेज में एक कैनाल इशूज था। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डेमोक्रेटिक फोरम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सिंध का मुकदमा लड़ा और हम समझते हैं कि जॉइंट एफर्ट्स थी वकला की, पीपल्स पार्टी की, तमाम लोगों की, जिसकी वजह से कैनाल इशूज स्टैंड सॉल्व। अब इसमें जो सबसे पॉजिटिव चीज है वो ये कि अगर आप CCI के जो मिनट्स हैं, जिसको आप नोटिफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं, तो उसमें बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली एक चीज लिख दी गई है कि जो भी कैनाल फ्यूचर में बनेगा वो विसेंट ऑफ ऑल प्रोविंसेस, क्योंकि सिंध के पास मेजोरिटी नहीं थी, तो वो जो कंसर्न है दैट स्टैंड रिजॉल्व। और फॉर फ्यूचर जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे देख के खुशी हुई, जो पीपल्स पार्टी का स्टैंड था कि जी हमें अपने वाटर को, अपने पानी को किस तरीके से एफिशिएंट और इफेक्टिव यूजेज पे लेके जाना है, तो उस पर कमेटीज बन कि फॉर फ्यूचर लॉन्ग टर्म किस तरीके से मुल्क की बात हुई, सिर्फ सूबों की बात नहीं हुई, कि पूरे मुल्क में हमने इस मैकेनिज्म को, इस इकोलॉजिकल सिस्टम को, एग्रीकल्चर पॉलिसीज को, वाटर पॉलिसीज को इफेक्टिवली यूज करना है। क्योंकि आप देखें सर जो दुनिया में पाकिस्तान है वो 3रे नंबर पे मोस्ट स्कार्स वाटर कंट्री डिक्लेयर हो चुका है। सेकेंडली जो मेन कंसर्न था, जो इरसा सर्टिफिकेट था या जो एक्निक का कंडीशनल अप्रूवल था रिगार्डिंग ग्रेटर थर्ड कैनाल, उन दोनों को भी रिटर्न बैक कर दिया। तो चीजें जो पुराने मसले थे वो हल हो चुके हैं और चीजें मुस्बत पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही हैं। अब आ जाते हैं बात धरने के ऊपर। देखिए धरने के ऊपर वकला बिरादरी जश्न भी बना रही है, सेलिब्रेट भी कर रही है और मैं खुद एक लॉयर हूँ और आई अंडरस्टैंड कि लीगल फ्रेटर्निटी ने इसमें बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश और काविशें की, लेकिन हमें ये देखना है कि इस वक्त मुल्क किस दौर से गुजर रहा है। ये जो रूट है ये पूरे पाकिस्तान का ट्रेड रूट है। कराची इज अ पोर्ट सिटी, इंटायर ट्रेड इसी रूट से होती है। इस वक्त ना सिर्फ तिजारत को आपके जो है वो नुकसान हो रहे हैं, बल्कि पूरी मैशत को खतरात लाक हैं। और वकला का जो किरदार है पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो बड़ा बावकार किरदार है। हम समझते हैं कि वो तो सुनहरे लफ्जों से लिखा जाएगा, चाहे आपका कायद-ए-आज़म का नहीं। तो अरसलान साहब अब ये बताइएगा कि बाकी जश्न भी मना लिया, आतिशबाजी भी हो गई, मिठाइयाँ भी खा ली, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से धरने उठ भी गए, लेकिन ये जो मरकजी आपके शहर के पास खैरपुर सखर के पास जो मरकजी धरना है, ये क्या आज कोई फाइनल मीटिंग है उसके बाद खत्म हो जाएगा? व्हाट इज इट दैट एग्जैक्टली दे वांट जिस पे ये धरना खत्म नहीं हुआ? मैं आपको थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करूं कि जो की कंसर्न आखिरी रह गया है, वो जो वकला बिरादरी की हमारी वकला बिरादरी की डिमांड है वो ये है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए दे रहा था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को भी खत्म किया जाए।
सिंध के अंदर स्पेशल, क्योंकि डिमांड सिंध गवर्नमेंट से और एक कमेटी वकला लीगल फ्रेटर्निटी ने, काबिल एहतराम लीगल फ्रेटर्निटी ने बनाई है 11 रुकनी, जिससे सिंध गवर्नमेंट से नेगोशिएशन होगी। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इन 6 कैनाल्स में से 2 कैनाल जो थी वो सिंध के अंदर थी। एक आपकी थी रेडी कैनाल, एक आपकी थी थर कैनाल। रेडी कैनाल का मंसूबा काफी टाइम पहले पिछली गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, पीपल्स पार्टी ने जब वाटर इश्यूज देखे और देखा कि एक नेचुरल क्लाइमेट में पानी की कमी आ रही है, तो जो रेडी कैनाल का काम था वो आधे में रोक दिया, उसको अबेंडन कर दिया और थर कैनाल को भी रिजेक्ट कर दिया। जो रेजोल्यूशंस आई हैं, ये सारी चीजें आई हैं, तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का सिंध के अंदर सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो जब आपकी कैनाल्स, यानी कि हमारा कंसर्न तो पंजाब की कॉर्पोरेट फार्मिंग से था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिंध की कॉर्पोरेट फार्मिंग को कैंसिलेशन का एक कोई हमें वो, तो ये आज सॉर्ट आउट हो जाएगा मसला। आज बुकला की ये जो कमेटी है, ये मीटिंग इनकी तय है आज? जी बिल्कुल, 12 बजे मीटिंग तय है और आई थिंक ये कोई मसला ऐसा है नहीं, क्योंकि एक चीज तो सिंध गवर्नमेंट पहले से ही रिजेक्ट कर चुकी है। अच्छा अरसलान, आप हमारे साथ हैं वगैरह भी वापस लेने का उनका डिमांड है, वो तो हो ही कुछ पार्टीज का एक कंसर्न ये भी है कि सीसीआई के जो मिनट्स आए हैं उनमें जो टर्म यूज किया गया है जी कंसेंसस के साथ, अगर इन फ्यूचर कभी कोई कनाल्स की बात होगी तो वो सारे इन अग्रीमेंट होंगे, कंसेंसस होगा, ऑल स्टेक होल्डर्स विल बी इन्वॉल्व, फिर बात शायद आगे जाएगी। लेकिन यहाँ जो एतराज़ उठ रहा है वो ये है कि ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए इधर, फॉर राइट नाउ एंड इवन फॉर फ्यूचर। कंसेंसस और नो कंसेंसस कनाल्स का सोचना भी नहीं चाहिए। तो ये भी एक कंसर्न आया है जिस पे अभी तक एतराज़ है और उनका कहना है कि जी हम नहीं मानेंगे, इवन दो ये अग्रीमेंट में हुआ है, सीसीआई ने सारे मिनट एंड ऑल स्टेक होल्डर्स वहाँ थे, सीएम्स वहाँ थे, सारों ने खुद डिसाइड किया है। लेकिन कंसर्न यही है कि जी फ्यूचर में भी नहीं होना चाहिए। सो it is not accepted basically. कंसर्न कैनाल्स नहीं था, कंसर्न पानी था कि एक सूबे का पानी मुतासर होता है और दूसरा सूबे का एक सर्टेन एरिया उसको उसका एडवांटेज उठाता है। तो जब कंसेंसस होंगे, कंसर्न्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होंगे। हमने, पीपल्स पार्टी ने, सिंध ने हर फोरम पे कहा है कि ये जो कैनाल्स है जिससे सिंधु दरिया का पानी दूसरे प्रोविंस को डाइवर्ट हो रहा है, जबकि अपने पानी प्रोविंस की पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही, तो उसको हर फोरम पे बिल्कुल कैटेगोरिकली हर अल्फाज में हर तरीके से रिजेक्ट किया गया। और मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि जिसमें कंसेंसस का जिक्र किया है, और कंसेंसस ना सिर्फ ये कि फ्यूचर के नाम, बल्कि एक वाटर पॉलिसी के ऊपर कि आपने किस तरीके से अपने पानी की यूजेज को इफेक्टिव करने है और पानी बचाना है, बिकॉज जाहिर है पानी की किल्लत है और पानी की किल्लत में हम सबको, हर शख्स को और हर सूबे को और हर गवर्नमेंट को अपने इक़दाम करने हैं। सलान साहब, चले मरकजी धरना तो अभी चल रहा है, जो आप कह रहे हैं 12 बजे मीटिंग है होपफुली उसमें उनके रिजर्वेशंस दूर हो जाएंगे, मुकदमात की वापसी की भी डिमांड है और कॉर्पोरेट फार्मिंग का भी मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बाकी जगहों से जो धरने उठे हैं तो कुछ ट्रैफिक बहाल हुई है या फिर सारा लोड इसी एक पॉइंट पे है जो अभी तक बरकरार है धरना जहां चल रहा है? एक की पॉइंट आपका यही है ना, क्योंकि ये आपके सखर खैरपुर का समझे मेन जंक्शन है, और जब इसको ब्लॉक किया गया तो जाहिर बात है कि पीछे तक सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। फिर जो आपके एडजॉइनिंग हाईवेज थे कुछ ट्रैफिक वहां पे डाइवर्ट हुई, पार्किंग हुई। तो जब तक ये आपका हाईवे नहीं खुलेगा तो रास्ते और जो रूट्स हैं या जो पंजाब की तरफ रास्ते जा रहे हैं तो वो एक्सेस टू ट्रेड भी नहीं होगी, और जो कंसर्न हमारा ब्लॉकेजेस से या हाईवे, देखिए उम्मीद तो इससे पहले भी थी, उम्मीद तो कल भी थी कि रात में धरने खत्म हो जाएंगे, उम्मीद आज भी आपको है कि इस मीटिंग के बाद धरना खत्म हो जाएगा। दोबारा इस बात पे आ जाते हैं कि जो कौम परस्त तंजीमें जो हैं वो कह रहे हैं जी ये आई वॉश है कि ये कभी भी, यानी इसके कहने का मतलब हुआ इन मिनट्स से तो ये लगता है कि जी कंसेंसस होगी तो शायद नहरें निकाली भी जाएं इन फ्यूचर। हम नहीं चाहते कि कभी इन फ्यूचर भी ऐसा हो, तो इसको वो आई वॉश कह रहे हैं। लिहाजा उसका क्या आप जवाब देंगे? हाउ वुड यू सेटिस्फाई देम? ये देखिए, ये आई वॉश नहीं, एक आई ओपनिंग है। बहुत सारी, हमने आपको पहले भी कहा था कि ऐसी सियासी जमातें जो अपना सियासी एतमाद, जो अवाम में एतमाद, अपनी सियासी साख हो चुकी हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासत कर रही हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया होता तो आज सीसीआई में सिंध का मुकदमा पीपल्स पार्टी नहीं लड़ पाती। आपने देखा कि जब वजीर आजम साहब ने पूरी कौम के सामने इंटरनेशनली कैटेगोरिकली कहा कि ये मंसूबे नहीं बनेंगे इत्तफाक राय से, पीपल्स पार्टी अगर
हुकूमत से विड्रॉ कर चुकी होती तो वो भी नहीं होता। डेमोक्रेटिक फोरम्स को यूज किया, डेमोक्रेटिक वे के अंदर इन इश्यूज को एड्रेस किया, तो ये पूरे सिंध, पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर है कि अगर पाकिस्तान खसूसन सिंध के साथ कोई जमात, कोई पार्टी सिंसियर है, जिसने हमेशा कुर्बानियां दी हैं, हमेशा इसकी बका की जंग लड़ी है, चाहे वो 1991 में कम्बो शहीद में पीपल्स पार्टी का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का धरना था, या आज की एक बहुत बड़ी आप सबके सामने, हम सबके सामने जस्तुजू जद्दोजहद का नतीजा है वो आपके सामने। और ये जो छोटी छोटी सियासी अपना जमातें हैं जो एक मनफी प्रोपेगेंडे के तहत अपने आप को सियासी तौर पे जिंदा करना चाहती हैं पीपल्स पार्टी के साथ मुखालफत करके, मैं समझता हूँ आज पूरी शेख साहब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कोशिश का नतीजा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि कोशिश मतलब इस मुकम्मल कामयाब हो और ये रास्ते बहाल हों ताकि एक निज़ाम ज़िंदगी है पूरे मुल्क का जो रुका हुआ है, स्टैंड स्टिल पे है, हज़ारों कंटेनर है, कारोबारी अफराद सर पकड़े बैठे हैं, वो भी ज़रा सुख का सांस लें। इससे पहले जब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उम्मीद थी कि जी धरने ख़त्म हो जाएंगे, CCI का इजलास 2 को होना था, 2 को नहीं हुआ, उससे पहले बुलाया गया, यही बताया गया कि होपफुली रात में ही धरने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन धरना जो मरकज़ी पॉइंट है उस पर अभी तक चल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। आज आपकी मीटिंग हो जाती है, हाँ होपफुल आर यू कि भाई कोई छोटा पॉइंट लेके धरना कंटिन्यू ना हो जाए, मतलब अब तो हो ही जाना चाहिए ख़त्म। नहीं, आई एम 200% होपफुल, क्योंकि लीगल फर्टर्निटी एक पढ़ी लिखी अपना सिविल सोसाइटी का पिलर है, और ये चूंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग सिंध के अंदर तो पहले रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन जो मैं समझता हूँ असल में होता ये, जब इस तरीके के धरने होते हैं ना, तो आप देखें डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट लोग, मुख्तलिफ सोचें एक जगह पे जमा होती हैं। तो जब विड्रॉ कर रहे होते हैं तो कहीं पे अग्री होता है, कोई किसी पॉइंट पर अग्री होता है, कोई किसी पॉइंट पर अग्री होता है। तो मेरी पर्सनल जाती वो है अपनी सोच, मे बी आई एम रॉन्ग, कि हो सकता है कोई ऐसा सेगमेंट हो, सेक्टर हो कि जिसकी तरफ से ये डिमांड आई हो, तो उसके लिए भी फिर एक कमेटी। चले, आपने कहा है यू आर 200% होपफुल एंड वी आर आल्सो होपफुल, इंशाल्लाह हो जाएगा। अरसलान शेख, मेयर सखर, तर्जमान सिंध हुकूमत, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज हो गया है और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली हज परवाज आज सुबह आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हो गई है। कितनी एक्साइटिंग वैसे बात होगी, जिन्होंने पूरी जिंदगी की बात है। बिल्कुल, और जिन्होंने पूरी जिंदगी इंतजार किया होगा, वैसे वाकई लकी यार। अच्छा, पता है क्या, पैसा ना होना, पैसा ज़ाहिर है एक लाजमी इंग्रेडिएंट है हज का, आप पे फर्जी तब होता है, लेकिन जब पैसा होता भी है तब भी नहीं तौफीक होती लोगों को और नहीं हो पाता उनके लिए मुमकिन हज करना। सो हम सब इस मौके पे ये अपने लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी हज कराए। बताते हुए दुआ दिल में है, इसलिए वो जुबान पे भी लाए हैं हम। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी इन्हें आज़मीन हज को रुखसत किया। इस्लामाबाद से PIA की परवाज़ PK 713 आज सुबह 393 आज़मीन को लेकर रवाना हुई। अच्छा, फिर लाहौर से हज की पहली परवाज़ जो है वो 150 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई है और ये सिलसिला जो है ये ऑब्वियसली जारी रहेगा। रिफ्यूज़ नहीं हुआ है। वेलकम बैक टू द सिचुएशन रूम। और हमारे वज़ीर दिफा का भी यही कहना है कि 2-4 रोज़ बहुत अहम हैं। अगर 2-4 रोज़ में भारत कोई शरारत करता है तो एक तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी अपने तमाम अहदाफ सेट कर लिए हैं इन केस भारत कोई पहल करता है तो। देखिए, पहल, दैट इज़ अ वेरी बिग वर्ड हेयर के इनिशिएट कौन कर रहा है, हम जो कर रहे हैं दैट्स अ रिएक्शन टू व्हाट इंडिया इज डूइंग। तो एक्शन वहां से हुआ है और ट्राइंग टू डू, तो रिएक्शन ऑब्वियसली हमारी तरफ से आ सकता है, जिसके लिए वी हैव ऑल द राइट्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर। एट द सेम टाइम आपको पता है एक जंग तो वो है जिस जंग की भारत तैयारी कर रहा है अपेरेंटली, और पाकिस्तान भी उसका जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी जंग है प्रोपेगेंडा और मीडिया और नैरेटिव की जंग। नैरेटिव की जंग भी पाकिस्तान इस मरतबा जीत रहा है। Sometimes that is even more important than that is even more important, क्योंकि पिछली मरतबा जो इन्होंने मिस एडवेंचर किया था और पूरी दुनिया ने जिस तरह इनके नैरेटिव के बखिए उधेड़े थे वो भी अब तक सबको याद है। सबको याद है, लेकिन नहीं लगता कि इनको याद है, नहीं लगता कि इनको याद है, इसलिए ये दोबारा करने को तैयार है। ऋतिक रोशन वाली फिल्म की नाकामी से नहीं इन्हें अंदाजा हुआ होगा कि जिसका नाम भी नहीं हमें याद, जिसका हमें नाम भी नहीं याद। कि कौन-कौन से चैनल्स जो हैं ऑनलाइन जो बंद किए गए हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ तो सबसे पहले है,
वो बंद हो गया, उमर चीमा का चैनल बंद हो गया है, कितने 16 चैनल जो टोटल है वो बंद किए हैं। उससे भी तकलीफ है, मतलब हंसे भी ना। नहीं बिल्कुल हमारी कॉमेडी आपको बताए ना बेहतर है, इसलिए शायद कंपटीशन महसूस हो रहा होगा। अच्छा, एट द सेम टाइम जियो न्यूज़ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है, डिजिटल नेटवर्क है, जो कि पाकिस्तानियों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में और हालात आज़रा के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया था, है और इंशाअल्लाह रहेगा, ये भी बंद कर दिया उन्होंने। छोड़े ये सब कुछ। जियो सुपर जो कि हमारा स्पोर्ट्स चैनल है उसको भी बंद कर दिया है। बेसिकली कुछ भी यहाँ से कुछ भी होगा तो हम बंद कर देंगे, तो ऑल द टॉप चैनल्स बंद कर दिया। अच्छा, इट्स वेरी टेलिंग कौन से बंद नहीं किए। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। इस वक्त हमें उमर चीमा ने ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका अपना चैनल भी वैसे तो बंद कर दिया गया। उमर, सबसे पहले तो बताएं कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जो चल रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा मीडिया प्रोपेगेंडा वॉर है। भारत में पाकिस्तानी चैनल्स, यूट्यूब बंद कर देना, क्या ये इशारा है कि इस महाज पर पाकिस्तान भारत को टफ टाइम दे रहा है? बात तो दुरुस्त मालूम होती है कि ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट आया है। इंडिया एक हीट फील कर रहा है, जो पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है शायद उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, या उनको ये भी फील होता है कि उन्होंने जो एक इंफॉर्मेशन का एक को ब्लॉक किया है अपने इंडिया के अंदर, और जो उसका एक अल्टरनेटिव नैरेटिव है वो पाकिस्तान से जा रहा है, और वो नहीं चाहते कि उनके लोग ऐसी बातें सुने। आमतौर पे हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो इंडिया के टीवी चैनल्स पे एज एनालिस्ट भी अपीयर होते हैं, लेकिन पिछले दिनों में देखने में आया कि कोई एक दो टीवी शोज़ में हमारे जो लोग हैं उन्होंने उनको काफ़ी टफ टाइम दिया, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दिए, और उसके बाद उन्होंने उनको दोबारा नहीं दिया। तो अब तो खैर यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर रहे हैं, हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं उनको भी बंद कर रहे हैं। तो ये इंडिया है तो हमसे कहने को तो क्या कहते हैं कि 10 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन दिल उसका बहुत छोटा है, अक्सर जो है कमजरफी का मुजाहरा कर जाते हैं। दुश्मन भी आला ज़र्फ होना चाहिए ना। खैर यहाँ वो केस नहीं है। चीमा साहब, किसी भी मुल्क का यूट्यूब चैनल बंद कर देना, जैसे हम अपनी यहाँ कोई फहरिस्त निकालें कि जी ये भी बंद है, फलाना भी बंद है, फलाना है, ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करना कितना कामयाब सीन होता है? मतलब ये हो भी सकती है आज के दौर में? ये भी बात आपकी दुरुस्त है कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पे जो कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन टू सर्टन एक्सटेंट वो कंट्रोल कर लेते हैं कि जो लोग पहले अगर 10 देख रहे हैं तो हो सकता है कि बाद में कुछ 4 लोग देख रहे हों। तो वो उनकी ये कोशिश है नहीं कि अगर एक चीज़ को वो 100% ख़त्म नहीं कर सकते तो वो अपने लेवल पे सोच रहे होंगे कि हम इसका असर जिस हद तक ज़ायल कर सकते हैं, जितने कम लोग देख सकते हैं वो करें। और दूसरा, इसमें उनकी एक डेस्परेशन भी शो होती है। तीसरा, इसमें उनको ये भी लग रहा है कि जैसे नैरेटिव के फ्रंट पे उनको पसपाई हो रही है, उनके पास सेल करने को कुछ है नहीं, तो बेहतर यही है कि हम कोई एक अल्टरनेटिव नैरेटिव आ रहा है हम उसको किसी तरह सप्रेस कर सकें, हम अपने लोगों तक उसको ना पहुंचने दें। अभी जो उनका अपना मीडिया, इंडिया का अपना मीडिया, वो तो बिल्कुल एक जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से, या जो उधर इंसिडेंट हुआ वो चला रहे हैं। इवन जो उधर जो मकबूजा कश्मीर की जो असम्बली है, उधर जो स्पीचेस हुई हैं, जो उधर उनके चीफ मिनिस्टर ने जो बात की है उसका वो जिक्र नहीं कर रहे। इवन जो कश्मीरी हैं जिन्होंने इस दहशतगर्दी के वाक़े में लोगों की जानें बचाते हुए अपनी जानें दी हैं, उनका भी जिक्र नहीं कर रहे। उन्होंने तो बाकायदा उसकी फ्रेमिंग ही ये की हुई है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान है, यानी कि उसमें वो एक इसको कुफ्र और जंग की लड़ाई का नाम दे रहे हैं अपने तनाज़र में। तो यानी कि उनको लेकिन लग रहा है कि जैसे उनकी ये सारी अटेम्प्ट जो है वो बैकफायर हो रही है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा उमर, ये भी बताएं कि इस इशू पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और मीडिया ही नहीं बल्कि आलमी मीडिया भी भारत से सवाल कर रहा है, मतलब बड़े सवाल हैं एक्चुअली उनके लिए कि हो क्या रहा है। गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह तो साफ कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का कोई वाज़ेह जवाब रखता ही नहीं है। तो इंडिया तो मगरबी मीडिया की डार्लिंग माना जाता था, ऐसा क्या हो गया कि वो भी भारत की गैर मशरूत हिमायत करने से बिल्कुल कासिर है?
ये वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ओवरऑल इंडिया का इमेज चेंज होना शुरू हो गया है। और पहले ये विक्टिम कार्ड खेलते थे और बाद में अब इनका जो तासुर है ना वो एक अग्रेसर का बनता जा रहा है। और बिलखुसूस ये जो इन्होंने अपने जो मुखालफीन हैं या जो टारगेट्स हैं इनको जाके उधर जो लोगों को मारा है कनाडा में जाके, अमेरिका में, पाकिस्तान में, तो जो इन्होंने किया तो उसकी वजह से जो मगरबी मीडिया उसकी भी आंखें खुली हैं और उनको लगा है कि ये इतने सीधे भी नहीं है जिस तरह ये अपने आप को बयान करते हैं। और अभी तो ये है कि जो मोदी हैं ये कोई तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट उनसे बात कर चुके हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। वो भी कोई एक लिप सर्विस ही इनको दे रहे हैं इनके, और वो कह रहे हैं कि भाई कोई नहीं, ज़रा एहतियात करना, कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ के कोई जंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा सफारतखाने हैं वो इनको अप्रोच कर चुके हैं, इनके दफ्तर खारजा को, कि आप हमें सूरत हाल बताएँ, कोई एविडेंस शेयर करें। इनके पास एविडेंस अभी तक है नहीं, बस ये पैटर्न जो है उनको बताते रहते हैं जी कि फ़लान टाइम पे ये इंडिया की पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ था। तो वो बाकी दुनिया जो है वो पैटर्न पे नहीं जा रही, वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इस बुनियाद पे अगर हम कोई पाकिस्तान को भी कंडेम करेंगे लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए, तो उनके पास अभी तक नहीं हो रही। इस वजह से जो फ़ॉरेन मीडिया है, मगरबी मीडिया है, वो उनको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करा रहा। और जो मगरबी दारुल हुकूमत है वो भी कुछ नहीं कर रहे। जो इनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं ट्रंप के हवाले से, ट्रंप ने भी एक तरह से ठुडा करा दिया है। और जो जेडी वैंस था वो इधर था, वो कभी ताजमहल में घूम रहा था, कभी जयपुर में घूम रहा था, उसने भी कोई एक ओवरऑल दहशतगर्दी को कंडेम करने के अलावा और कोई उनके हक में कोई बड़ा बयान नहीं। बहुत शुक्रिया आपका उमर शीमा। और अच्छा एक और चीज़, थैंक यू उमर फॉर स्पीकिंग टू अस। एक और चीज़, जब इंडिया का एक तासुर जब होता था ना कि इट्स अ सेक्युलर नेशन, वो तो खत्म हो गया कब का, वो कब का खत्म हो गया, तो तब दुनिया को ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता था। लेकिन अब जो एक्सट्रीमिस्ट नेशंस की बात की जाती है और अक्सर उसको एक ही मज़हब के साथ मशरूत किया जाता है, इंडिया भी उसमें आ गया, बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट नेशन। तो अब वो बिल्कुल, तो लिहाजा वो सेक्युलर वाला पार्ट होता है, एंड विच इज़ अ लॉस फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस इट इज़ अ लॉस। क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि हमको ये उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, ये उनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी कि हम तो बड़े सेक्युलर हैं। तो अब उनको भी इस बात से, इंडियन लोगों को भी इस बात से तकलीफ होनी चाहिए कि हमारा तो एक दुनिया में एक तासुर पिछले कितने सालों में मोदी हुकूमत में बिल्कुल बदल दिया, विच इज़ डेफिनेटली अ लॉस फॉर देम। अच्छा, मतलब आप सेक्युलरिज्म की बात कर रही हैं, अगर किसी हंसने हंसाने के चैनल से और खेलों के चैनल से किसी को तकलीफ है तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोई कितना कोई सेक्युलर है। मतलब जिस चैनल पे कोई जंग की बात नहीं है, कोई सियासत की बात नहीं है, सिर्फ खेलों की बातें हैं, अगर वो तक बर्दाश्त नहीं है तो फिर आप सेकुलर होने की बातें बहुत गए ज़माने की हो गई हैं। व्हिच इज़ अ लॉस। वही हम याद दिला रहे हैं, मतलब दुनिया में एक बड़ी बात होती थी इंडिया की, लेकिन नाउ यू आर जस्ट लाइक एनी अदर। अच्छा जी, हमने वी हैव अनदर गेस्ट ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। और जब ये वाक़या हुआ था तभी एक अहलकार की तस्वीर जो है वो सामने आई थी और वो बताया जा रहा जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भारतीय अहलकार है और जो रेंजर्स ने लाहौर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ लिया है। अब पता नहीं है उस वक्त उस तनाजुर में, उस माहौल में ये इस अहलकार का बॉर्डर पार कर जाना गलती से कहा गया था और इस तरह हमारी फोर्सेस के हाथ आ जाना, ये थोड़ा मायूब तब भी साउंड कर रहा था। बड़ी अजीबोगरीब है। इसकी हम बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। रईस अंसारी साहब, क्या हाल है आपका? बिल्कुल, हमने यही जो बात की है, सबसे पहले तो ये बता दें कि कैसे कोई भटक के इधर उधर चलते फिरते आ गया और फिर वो पकड़ा भी गया। कोई आम आदमी नहीं, मतलब कोई किसान नहीं है, मतलब जो खेतों में काम कर रहा था। बीएसएफ का एक नुमाइंदा, उनका शख्स। जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जो आजकल हालात हैं, जो इसमें हालात जो आजकल नॉर्मल नहीं हैं, बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के हालात भी नॉर्मल नहीं हैं, तो इसमें उस एहलकार का इस तरफ आ जाना यूनिफॉर्म में बड़ा अचंभे की बात है, बल्कि ये कह सकते हैं ख़तरनाक बात भी है, ख़तरनाक बात है मेरे नज़दीक तो। क्योंकि बॉर्डर पे आम तौर पर कभी, क्योंकि बार्स लगी हुई हैं, कभी आम तौर पे एक आधा भटके को आ जाए तो उसको देखते हैं कि ये नहता है और शहरी है, गलती से आ गया है, तो उसमें वो फ्लैग मीटिंग होती है और कभी सेम डे अगले दिन वापस भी कर दिए जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि आम हालात नहीं थे और ये बिल्कुल नॉर्मल हालात नहीं थे, बॉर्डर बंद होने जा रहे थे और एक एहलकार बीएसएफ का यूनिफॉर्म में राइफ़ल के साथ एंटर हो गया,
तो इसका तो मकसद कुछ और लगता है कि मतलब मुझे ये आम बात नहीं है। क्योंकि कसूर बॉर्डर पर जब ये एंटर हुआ है तो रेंजर्स ने इसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग जो है वो आमतौर पे ऐसी होती है कि जो भी वहाँ कमांड कर रहा हो वो फ्लैग दिखा के फ़ौरन मीटिंग वहीं कर लेते हैं बॉर्डर के ऊपर ही, और उन्हें बताया जाता है कि ये आपका एहलकार जो है वो राइफ़ल के साथ हमारी हदूद में आ गया, हमने इसे अरेस्ट कर लिया। तो वो उसकी ये मामूली सी एक फ्लैग मीटिंग होती है। लेकिन जो अब हालात हैं, इन हालात में जो रेंजर्स और BSF की फ्लैग मीटिंग बाद में भी होती हैं जिनमें आला अफसरान बैठ के फैसले करते हैं, लेकिन अब वो नहीं होगी क्योंकि अब मामला चला गया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो अब ये फ्लैग मीटिंग दोबारा नहीं होगी क्योंकि अब बॉर्डर तो वैसे भी क्लोज़ हो चुके हैं और इस दौरान फ्लैग मीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि फ्लैग मीटिंग एक वो होती है जो मौके पे हो, बाद में अफसरान की भी होती है। लेकिन हमारे जो रेंजर्स राय से बात हुई है, उन्होंने कहा क्योंकि ये एहलकार था किस मकसद से राइफ़ल लेके आया, हो सकता है ये राइफ़ल लेके आया इसका मकसद कुछ और हो, तो हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं अभी कि एजेंसीज जो हैं उनकी इंटेरोगेशन जारी है। और लेकिन अगर इसके जो एहलकार है इस पर जो बात की जाएगी वो अब रेंजर्स और BSF के दरमियान नहीं होगी, अब वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री उनकी। अच्छा रईस साहब जरा हमें समझाइएगा कसूर के बॉर्डर से मुताल्लिक जरा कि कसूर के बॉर्डर लाहौर में हमने ज़ाहिर वाघा बॉर्डर ही अब विटनेस किया है, एक फेंस लगी होती है। ये कसूर के बॉर्डर के पे जो बॉर्डर है हमारा, क्या वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फेंसिंग ना हो? हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे कोई आर पार हो गया? नहीं, और कैसे कोई आम शहरी आर पार हो जाए? चले हम एक और बात होती है, ये BSF फोर्स का एक बंदा यूनिफॉर्म्ड आर पार हो जाए, ये कुछ और आर्म्ड भी है, उसको भी पता होगा कि इस वक्त सिचुएशन दोनों मुल्कों के बीच में क्या हुई है। ये कैसे, गलती तो नहीं लग रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो फेंस लगी होती है और लोग जो होते हैं, एक थोड़ी सी आपको बात बताएं, कुछ ऐसे यहाँ पर हैं कि कुछ ज़मीनें जो हैं लोगों की वो इंडियन बॉर्डर के अंदर है, वो शाम को जाते हैं काम करके आ जाते हैं। कुछ ऐसी शायद यहाँ भी हैं, वो आते हैं काम करके वापस चले जाते हैं, उनको दी जाती जगह, तो वहाँ से कोई लोग स्लिप हो सकते हैं। लेकिन ये जो एहलकार है, जिस तरह ये राइफ़ल लेकर एंटर हुआ, मुझे हैरानगी इस बात की है कि वो भी इसकी चीज़ को इंटेरोगेशन करें, हम भी हैरान हैं कि किस तरह एंटर हो गया। ये जहाँ से ये अभी बता नहीं रहे हैं हमें रेंजर वाले, क्योंकि करें सिक्योरिटी इशू है, हम नहीं बताना चाहते कहाँ से एंटर हुआ। लेकिन ये जो एंटर हुआ है, ये हो सकता है कि ये भारत की जिस तरह भारत चालें चलता है, इस भारत ने कोई चाल चली हो, इसको इस तरफ राइफल के साथ भेजा हो कि अचानक कोई ऐसा के तहत आया हो। जी प्लान के तहत मुझे तो प्लान लगता है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार मैंने तो आज तक नहीं देखा कि शायद कोई यूनिफॉर्म में एहलकार जो है वो राइफल के साथ बॉर्डर क्रॉस कर गया हो। तो हो सकता है प्लान के साथ भेजा हो और प्लान ऐसा हो कि यहाँ उसकी कोई मुठभेड़ हो जाए, या कोई बाज़ कोई राइफल में ना एक बॉर्डर क्रॉस करे, हो सकता है इस तरफ से फौरी कोई रिएक्शन आ जाता। लेकिन हमारी जो रेंजर्स है उसने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उसको आराम से अरेस्ट कर लिया। तो ये हो सकता है मेरे नज़दीक राइफल लेकर जो इसके इस तरफ आना है, मुझे तो प्लान का हिस्सा लगता है कि अगर कोई ऐसी वो अगर कोई अटैक कर देता तो जवाबन हमें भी अटैक करना पड़ना था उस पर, तो वो एक प्लान का हिस्सा होता, एक नया मसला खड़ा हो जाता। लेकिन रेंजर ने बहुत ही आराम से, बहुत ही मामले को टैकल करते हुए इसे आराम से अरेस्ट किया। अब उसकी इंटेरोगेशन चल रही है, अब देखते हैं इंटेरोगेशन में ये पता चलेगा वो आया क्यों या भेजा क्यों गया, वो सारे क्योंकि अब जो इंटेरोगेशन है वो एजेंसीज कर रही है, अभी उसकी इंटेरोगेशन बाहर नहीं है। जो भी इंटेरोगेशन होगी वो गवर्नमेंट खुद बताएगी। नहीं ठीक है, उनका बंदा एक इधर आ गया, गलती हो या जानबूझ के भेजा हो, व्हाटएवर द रीजन माइट बी, उनकी साइड से किसी ने एक्नॉलेज किया कि भाई एक हमारा बंदा आपकी तरफ है, या फिर मतलब फिर ये बात आगे बढ़ेगी, कोई निगोशिएशन तो होगी, या फिर उनको अपना बंदा चाहिए ही नहीं है? नहीं बिल्कुल, मैंने आपको भी बताया कि जब आम हालात हो ना, ये नॉर्मल हालात नहीं है। नॉर्मल हालात में जो BSF और रेंजर्स की पहली फ्लैग मीटिंग होती है, उसके बाद सेकंड फ्लैग मीटिंग होती है, थर्ड में सारे जो सीनियर्स होते हैं वो बैठ के फैसला करते हैं। और लामाला जिस तरफ बंदा आता है, तो वो जो हमारी तरफ बंदा जो क्रॉस करके आया है, तो रेंजर जो है वो फिर गवर्नमेंट से भी पूछती है ना हमें करना क्या है। इस तरह नहीं होता कि वो खुद ही फैसला करें और बंदा दे दें। लेकिन अब ये हालात नॉर्मल नहीं थे, ऊपर से यूनिफॉर्म में राइफल लेके आया, तो उन्होंने तो जो पहली फ्लैग मीटिंग फर्स्ट हुई उसमें बता दिया कि आपका बंदा आ गया, हम इसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा रईस साहब, जाहिर है कि इत्तलात मिल रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी आपको पता है फायरिंग का सिलसिला जारी है, वहाँ महाज गर्म किया हुआ है इन्होंने। और हम ओवरऑल पंजाब के बॉर्डर्स की सूरत हाल, अभी कसूर के बॉर्डर की बात कर रहे थे आप, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर में बॉर्डर है, सियालकोट में बॉर्डर है,
वहाँ से इत्तलात आ रही हैं, ज़रा ये बता रहे हैं मुबैना तौर पर कि हैवी मशीनरी असलहा जो है उसकी मूवमेंट नोटिस की गई है। सो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी। सो यहाँ पे क्या अपडेट्स हैं आपके पास या कोई खबर है? देखिए जैसे वज़ीर दफ़ा साहब ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने कि सूरत-ए-हाल सही नहीं है और 2-3 दिन कोई भी ऐसे हो सकते हैं जिनमें कोई भी अटैम्प्ट हो सकती है। तो इसमें अब हमें भी पता है, लेकिन हमारी फ़ौज या जो भी डिप्लॉयमेंट हो रही है उसको बताया नहीं जा सकता कहाँ कैसे हो रही है, लेकिन जो हमारी फ़ौज है उन्होंने बाकायदा सिक्योर किया हुआ है पूरे इलाके को। मतलब वो जानते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है इसको, और जब हालात ऐसे हों तो उसको फौरी तौर पे स्ट्रेटजी बनाई जाती है। एब्सोल्युटली सब तैयार हैं, पूरा कंट्रोल जो है संभाला जाता है। चौकन्ने हैं, बेसिकली चौकन्ना इज द राइट वर्ड। सब मतलब तैयार बैठे हैं, अटेंटिव हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रईस साहब फॉर बीइंग हियर। अच्छा भी बाय द वे फॉरगिव मी फॉर माय लैक ऑफ नॉलेज, लेकिन आई डिडंट नो कि ये ज़मीनों पे आ जाते होते हैं कि शाम तक निकल जाते हैं। जिस तरह रईस साहब बता रहे थे कि कुछ बॉर्डर्स के इस पार इधर उधर भी होते हैं, फ्यू केसेस, बट दैट्स आल्सो समथिंग। आई गेस अब तो वो भी बंद हो गया होगा कि नथिंग, कोई थॉरोफेयर नहीं होगी आने जाने की। बट ये सूरत हाल है जी, लेटेस्ट आपको हमने बता दिया। इसके अलावा भी और लेटेस्ट खबरें हमारे पास। अच्छा भाई, भाइयों और बहनों सुन लें गौर से, और फिर ना कहना कि हमने नहीं बताया, फिर ना कहना खबर ना हुई। खबर ये है कि अभी एज वी स्पीक हुमा को एक मैसेज आया एक दोस्त की तरफ से जिनको हम जानते हैं कि मुझे प्लीज़ 3 लाख रुपए चाहिए उधार, और हमें, और वो उसमें जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल किया गया था, मतलब अंग्रेजी में मैसेज था और अंग्रेजी ही गलत थी, और उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनकी अंग्रेजी गलत होगी, नोन फॉर देयर अंग्रेजी है। एनीवे कहने का मतलब ये अंदाजा हुआ हमें कि ये व्हाट्सएप हो गया है हैक, और ये हमने अपने कॉलीग से डिस्कस किया तो हमें पता लगा कि ये एक इंसिडेंट नहीं है। एज वी स्पीक लिटरली 5 मिनट पहले इन्हें मैसेज आया है। इसी तरह और बहुत सारे लोगों को मैसेज गया होगा, और लोगों को तवातुर के साथ कभी किसी कोरियर कंपनी का नुमाइंदा बन के, कोई एकेडमिया वाले हैं तो HEC का नुमाइंदा बन के, और दोस्त बन के, मतलब उनकी कॉन्वर्सेशन आप ऊपर देख सकते हैं। मैंने इनको कहा कि मुझे दिखाएं। बिल्कुल, हमने पूरा देखा कि उनसे हमारी बातचीत रहती है, तो बाकी व्हाट्सएप में तो उनके अपने ही मैसेजेस हैं, तो अकाउंट भी वही है, यानी उन्हीं का नंबर है, उसी में से मैसेज आ रहा है कि जी हमें 3 लाख रुपए दे दें। सो प्लीज बी केयरफुल, ये सब कुछ हैक्ड है। आप पता कर लें, अगर तो दोस्त हैं तो ऑब्वियसली आप कॉल करके पता भी कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, और अगर तो कोई और कुरियर सर्विस है या कहीं और से आ रहा है, जस्ट ब्लॉक इट। ये इतना हो रहा है, और बिल्कुल इसको सच ना समझे कोई। अगर आपको कहे ना कि आपने कोई इनाम जीता है और ये हुआ है, आपको इतने से पैसे डिपॉजिट करने और फिर गाड़ी आपके सामने आ जाएगी एंड ऑल दैट, मतलब दीज आर ऑल टेम्पटेशंस। एंड जब चीज़ होती है ना टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो प्लीज़ समझ जाएं कि ये आपको फंसा रहे हैं। और ये तो टू गुड टू बी ट्रू है। ये भी कहा जाता है कि आपका एक पार्सल है, कोरियर है, हाँ ये भी होता है, और उस के कुछ पैसे आपकी तरफ पकाया हैं, जब तक आप वो भेजेंगे नहीं, ये पार्सल आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा। भी आम हालात में और भी इसमें पता है बेवकूफ बनने के चांसेस जरा ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और मल्टीपल वो बड़ा साफ साफ वहाँ कैटेगोरिकली होता है कि आपने जो पैसे आप जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसके अलावा आपको 1 रुपया नहीं देना। सो बेवकूफ बन सकते हैं लोग, ना बने, प्लीज ना बने। मतलब आप बेवकूफ़ बनेंगे, ये और एम्बोल्डन होंगे, ये जो हैकर्स हैं ये सब कुछ कर रहे हैं, तो इनको हम आपको वार्न कर रहे हैं कि जब आपको आए और आपको कुछ इसकी बैकग्राउंड नहीं पता कि हमने कुछ चीज़ मंगवाई थी या फिर इसके हमें पैसे दें, हमें और चीज़ आ जाएगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, ये आपको फंसा रहे हैं। अच्छा, अब जाहिर है आप किसी हमारे दोस्त का ही व्हाट्सएप हैक हुआ है ना, कैसे हुआ हैक? सो बराए मेहरबानी अगर आपको कोई अननोन नंबर से लिंक्स आ रहे हैं कि ये इस पे ज़रा क्लिक कर लें, ये ज़रा देख लें, ये गेम है, ये खेल लें, डू नॉट ओपन दोज़ लिंक्स। आजकल की दुनिया में अननोन नंबर से कोई चीज़ आ रही है, क्यों खोल रहे हैं? और अगर उसके अंदर कोई लिंक है तो उसको तो बिल्कुल ही ना खोलें। तो थोड़े से देयर आर चांसेस, आप कभी भी कुछ भी खोल तो सकते हैं। थोड़ा सा इंसान को खुद भी सेवी होना चाहिए, थोड़ा सा तेज हो जाए। हाँ, थोड़ा हम बता रहे हैं तो अब वो ऑनलाइन होगी ना, तो यू बीन वार्न्ड, हमने सोचा हम आपको जरूर वार्न कर दें, क्योंकि अगर हमें, हम ये आपको रिमाइंड कराते रहेंगे कि ये उरूज पे पहुंचा हुआ है सिलसिला आजकल। ऑनलाइन हरासानी का निशाना बनने वालों की अक्सरियत खवातीन की है। अच्छा, ये भी होता है, खवातीन की है, और कवानीन इन्हें मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट क्या बता रही है, क्या बता रही है हुमा? पहले हमने वो हैकिंग की बात की थी, अब ये ऑनलाइन हरासानी की बात हो रही है, तो हम आपको बता रहे हैं कि बता ये रही है ये सालाना रिपोर्ट, एक्चुअली बहुत सी चीज़ें हैं इसमें।
सो लेट मी गो थ्रू इट। ऑनलाइन हरासानी का निशाना बनने वालों की अक्सरियत जो है वो ख़वातीन की है, ऑफ कोर्स वी नो दैट, और कवानीन उन्हें मुकम्मल प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्यों नहीं दे पा रहे उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। गुज़िश्ता चंद सालों में आपको बता दें क्या हुआ है। चंद सालों में पाकिस्तान में डिजिटल सिक्योरिटी और हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बहुत से कानून बने तो हैं, उन पर अमल दरामद की बात करें तो तासुर यही है कि ये कवानीन हुकूमत और रियासत तनकीदी आवाज़ों और मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आज़ादी इज़हार राय की प्रोटेक्शन कभी एजेंडा नहीं था इन कवानीन का। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की ताज़ा रिपोर्ट में ही यही तस्दीक कर रही है। इस फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन हरासमेंट के मुतासरीन के लिए एक हेल्पलाइन 8 साल से कायम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर 2016 में आगाज़ से लेकर अब तक हेल्पलाइन को मुल्क भर से मजमूई तौर पर 20,020 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से सिर्फ 2024 में 3,171 शिकायत दर्ज की गई हैं। और इस हेल्पलाइन से मिलने वाली शिकायत का जायज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि ऑनलाइन हरासानी की शिकायत की अक्सर जो कंप्लेंट्स हैं उन शहरों से आती है जहां FIA का साइबर क्राइम विंग ही नहीं है। सो हुकाम से मदद लेना अस खुद एक चैलेंज बन जाता है। सो वी नीड टू नो मोर डिटेल्स अबाउट दिस। अब रिपोर्ट और क्या क्या कहती है। निगत दाद हमारे साथ हैं जो हेड है डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की। निगत, क्या हाल है आपका? अलार्मिंग सी रिपोर्ट है, मतलब, और ख़ास तौर पे ज़्यादातर वहाँ से केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ FIA वगैरह के कोई विंग नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। ज़रा बताएं डिटेल में। बिल्कुल हुमा, आप लोगों ने अभी जो एक इंसिडेंट का जिक्र किया है व्हाट्सएप हैकिंग का, एक्चुअली हमारी रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि हमें जो सबसे ज़्यादा इस साल 2024 में जो केसेस आए हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के आए हैं। जो कंप्लेंट्स हम लोगों को मौसूल हुई हैं और फिर हमने लोगों को बताया कि किस तरीके से वो अपनी डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद हैकिंग की जो तादाद है वो फाइनेंशियल फ्रॉड के बाद आती है, और फिर उसके बाद जो ब्लैकमेलिंग है ओवर इंटीमेट इमेजरी और जो वीडियोस हैं वो तीसरे नंबर पे आती है। फिर उसके बाद एक लंबी तादाद है साइबर क्राइम की, जिसमें स्टॉकिंग भी है, ट्रोलिंग भी है, अब्यूज़ भी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को जो धमकियाँ मिलती हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के केसेस में 2024 में आए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये हम लोगों ने नोट की कि जो एक टर्बुलेंस लॉ के अंदर आई, ऑल दो कानून इतना मुकम्मल तरीके से दस्तयाब तो नहीं रहा सर्वाइवर्स को जब से बना है, लेकिन जो पिछले साल पहले पीका को एक तरह से जो एजेंसी है उसको मअतल कर दिया गया और कहा कि नई एजेंसी बनेगी, फिर वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, फिर दोबारा से अब एक नई एजेंसी बनने जा रही है। उससे हमारे काम में बहुत ज़्यादा तातुल आया, और विक्टिम्स को, सर्वाइवर्स को जब हम लॉ इन्फोर्समेंट भेजते थे तो आगे से पता नहीं चलता था कि लॉ इन्फोर्समेंट एक्चुअली काम कर भी रही है या नहीं। तो ये भी एक बहुत अहम रिकमेंडेशन हमने डाली है कि प्लीज क्लैरिटी लेकर आएं कि आप एजेंसी जो बनाने जा रहे हैं वो आगे किस तरीके से फैसिलिटेटेड जेंडर अच्छा, व्हाट इज द प्रोसेस लाइक? फॉर इंस्टेंस अभी हुमा को एक मैसेज आया एक दोस्त को, उन्होंने कहा जी हमें पैसे भेज दें कोई गलत अकाउंट नंबर होता और वो पैसे चले जाते, तो कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है हुमा को कि हाँ जी जहाँ जिस अकाउंट में वो पैसे गए हैं वहाँ से कोई रिकवरी का चांस हो, उन लोगों को पकड़ा जा सके, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, या फिर ये आप ही के ओन पे है कि आप समझ जाएं कि ये फ्रॉड है, और अगर ये हो गया तो चले गए, तो आगे से आपको कुछ आपके पैसे वापस नहीं आने वाले? देखिए, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम है वो है कल्प्रिट्स को पकड़ना, क्योंकि ये तमाम क्राइम ऑलरेडी मौजूद हैं साइबर क्राइम लॉ के अंदर, और साइबर क्राइम एजेंसी जो है उसका ये काम है। हमारा जो काम है हेल्पलाइन पे वो हुमा और अब्दुल्ला वो ये है कि लोगों को बताएं कि एक तो खुद किस तरीके से सिक्योर हो सकते हैं और प्रिवेंशन कर सकते हैं इन क्राइम्स की, यानी कि पहले से जाने कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और दूसरी सूरत में अगर वो साइबर क्राइम एजेंसी के पास जाते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाएं और क्या स्टेप्स हैं जो उन्हें लेने पड़ेंगे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने में। अगर आप रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें कुछ ऐसे लोगों ने अपने तजर्बात का जिक्र किया हुआ है कि जब वो जाते हैं कंप्लेंट दर्ज कराने तो कितना अरसा लग जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती, या कितनी देर में लॉ इन्फोर्समेंट उनको जवाब देती है। तो ये भी एक बहुत अहम एक बात है कि
आप प्रिवेंशन तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 2016 से अब तक आपके साइबर क्राइम विंग ने कितने अपने आप को एडवांस किया है, और अगर आप हमारी रिकमेंडेशन देखें तो वो सारी ये हैं कि अपनी टेक्निकल कैपेसिटी प्लीज इनहैंस करें, आपके रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज लेकर आए, तो वहाँ पे आके सर्वाइवर्स और विक्टिम्स जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं। तो यानी कंप्लेंट्स आपकी हेल्पलाइन पे भी जो कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं, और आप बता रही हैं फाइनेंशियल फ्रॉड, हैकिंग, ब्लैकमेलिंग, ये सब कुछ होता है, ये कंप्लेंट्स है, रेजोल्यूशंस कहाँ है, रिजॉल्व कितनी हुई हैं ये कंप्लेंट्स? हम लोग जो कंप्लेंट रिजॉल्व करते हैं वो किसी हद तक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप किसी का अगर हैक हो गया तो हम उन्हें मदद करते हैं कि किस तरीके से व्हाट्सएप वो अपना रिकवर कर सकते हैं। अब ये टेक्निकल आप उनको एक रेमेडी प्रोवाइड करें। प्लीज ये बता दें, ये बड़ी बेसिक चीज़ है एंड एवरीबडी शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप किस तरह हैक होता है? अच्छा, ये बड़ी बहुत बुनियादी बात है, इस पे हमने बड़ी वीडियोस भी बनाए हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी हम बात भी करते हैं। वो ये है कि बहुत से लोगों को हम कहते हैं कि अगर आपको कहीं से भी कोई कोड आता है और फिर उसके बाद कोई आपको कॉल करके कहता है कि वो या मैसेज आता है कि ये कोड आपके पास गलती से आ गया, ये हमें भेज दें, या इस तरह के बहुत से स्कैमर्स और हैकर्स जो हैं उन्होंने तरीके ढूंढे हैं। बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये किसी ऑफिशियल उससे सोर्स से ये मैसेज आ रहा है, तो वो अपना कोड जो है वो दे देते हैं। लोगों के 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल नहीं होता, वो उससे और ज़्यादा हैकर्स को आसानी हो जाती है व्हाट्सएप वगैरह को हैक करने में। तो ये जो लोग अपने ही एक्चुअली तो ये सोशल इंजीनियरिंग है, ये कोई टेक्निकल। अच्छा निगत, पता है क्या, हम अपना एक्स अकाउंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो लोगों ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे किया हुआ होता है। यू नो व्हाट्सएप, आई एम नॉट श्योर कि मैंने भी किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, या हुमा ने भी किया हुआ है। आई एम टू बी ऑनेस्ट नॉट इवन अवेयर। हमें ये आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि देयर इज अ व्हाट्सएप 2 स्टेप वेरिफिकेशन टू, बिकॉज वो तो नंबर ही है ना हमारा। देखें, उसकी मैं आपको इस वजह से ये कह रही हूँ कि आप अगर व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाएं तो अगर मिसाल के तौर पे आपके अपना व्हाट्सएप का एक्सेस ख़त्म हो गया है, तो अगर कोई और इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा अपनी डिवाइस पे, तो उसको सबसे पहले उस नंबर के ऊपर अगर वो इंस्टॉल करना चाहेगा तो वो उससे कोड मांगेगा। वो कोड वही है जो आपने खुद इनेबल किया, वो आपको पता है कि मेरा एक्चुअली प्राइवेट कोड क्या है, तो वो कोई और इंस्टॉल नहीं कर पाएगा। तो बहुत सी इस तरह व्हाट्सएप भी स्टेप्स लेकर आया है जो कि आपकी सिक्योरिटी को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है इस बात का। अच्छा, एज वी स्पीक नहीं हम आपसे बात भी कर रहे हैं और हमें नहीं पता था, मेरा व्हाट्सएप 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ था। और हम अभी आपके साथ ही होते हुए लोगों को बता भी दें कि यू नीड टू गो इनटू योर सेटिंग्स, अकाउंट, और अकाउंट के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, एंड क्रिएट अ पिन, दैट इज इट। मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड आल्सो ऐड एन ईमेल एड्रेस एज यू स्पीक। ये आप कर रहे हैं साथ साथ? ओके जी, हम स्क्रीन पे भी अभी दिखा रहे हैं। याद भी रखना है, पिन को भी याद रखना है, याद भी रखना है, क्योंकि अगर आप खुद भी नई डिवाइस को लेते हैं और उस पे जब व्हाट्सएप इंस्टॉल करेंगे तो ये उस नई डिवाइस पे भी व्हाट्सएप की पिन ये मांगेगा, तो आपको ये पिन भी याद रखनी है। ये ना कि आप खुद ही अपने व्हाट्सएप का एक्सेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक वेयरएवर यू राइट और यू नो रिमेंबर योर पासवर्ड्स, अदर पासवर्ड्स, तो उसके साथ आप इसकी पिन भी डाल लें। अच्छा, कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, निगत ये भी बता दीजिए, ये ज़्यादातर उन शहरों और उन जगहों की बात हो रही है जहां से ये कंप्लेंट्स आपको आती हैं, जहां अदरवाइज कोई एक्सेस टू FIA सेंटर्स जहां वो मदद मिल सकती है वहां नहीं होती। इज दैट राइट? हम सही समझे? बिल्कुल आप सही समझे हैं। इस साल 2024 में जो हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा है उसमें एक तो अच्छी बात ये है कि वहाँ से ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं जहाँ पे सेंटर नहीं है। इसका मतलब है लोगों को और ज़्यादा आगाही हुई है कि उनके खिलाफ कोई क्राइम, साइबर क्राइम हो रहा है और उन्होंने कहीं पे इसको रिपोर्ट करना है। लेकिन जो एक ख़राब बात है वो ये है कि वो हम तक तो पहुँच जाते हैं और हम उन्हें जिस हद तक रेमेडी प्रोवाइड कर सकें, लेकिन जब उन्हें लीगल उसके लिए कहते हैं कि आप कंप्लेंट दर्ज करें और खुद भी करवाना चाहते हैं तो फिर उन्हें दूसरे शहर सफ़र करना पड़ता है। तो हमने ये रिकमेंडेशन दी है कि प्लीज़ जो साइबर क्राइम विंग के ऑफिसेज हैं वो पुलिस के साथ अपनी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को मजबूत बनाएं, ताकि जो लोग सफ़र नहीं कर सकते, डिसेबल लोग हैं, औरतें हैं, और फिर ऑब्वियसली ये तो डिटरेंस ही होगी ना, इन द सेंस कि वो खुद ही भूल जाएंगे अब कौन जाए, और मतलब ये बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। 3 स्टेप्स हैं जो हमने आने हैं। नेवर शेयर द 6-digit
digit registration code you receive via SMS with others. जो अगर 6 डिजिट रजिस्ट्रेशन कोड आपको आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो आपने औरों के साथ शेयर नहीं करना है. Enable 2-step वेरिफिकेशन, जिसमें हुमा ने आपको बताया है, आपने सेटिंग्स में जाना है, व्हाट्सएप की अकाउंट्स में जाना है, 2-step वेरिफिकेशन ऑन करनी है और एक ऐसा पिन बनाना है जो आपने याद रखना है. इनफैक्ट बेहतर होगा कि आप उसे कहीं कागज में लिख के रख लें. अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें बड़ा शौक है ना तस्वीरें लगाने का, तो आप से सजेशन यही है कि टू प्रोटेक्ट योर डेटा, अगर आपने प्रोटेक्ट करना है तो allow only your contacts to see your profile display photo. picture, जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, पिक्चर लगाते हैं ना, जो कि आपके कांटेक्ट में लिटरली आपका अगर दर्जी भी हो, कोई वैसे कांटेक्ट हो, कोई मैकेनिक का भी आपने नंबर डाला हो, जो सेव नहीं है आपके पास, उनको भी नजर आ रही होती है, किसी को आपकी तस्वीर नजर नहीं आए, दे शुड नॉट सी कि ये एक्चुअली नंबर किसका है, क्योंकि कभी वो जानते भी ना हो, तस्वीर ही उनको अच्छी लग जाए तो तंग करना शुरू कर दे. आपने क्या करना है, आपने सेटिंग्स में जाना है, अगेन अकाउंट में जाना है और प्राइवेसी में जाना है. प्रोफाइल फोटो को सेलेक्ट करना है माय कॉन्टैक्ट्स ओनली. सो जो आपके पास मोबाइल में नंबर सेव होंगे, सिर्फ उनको आपकी तस्वीर नजर आएगी. मतलब 500 किस्म के राइडर्स और कोई चीजें जो आपके पास कोरियर्स आ रही होंगी, उनको आपकी तस्वीर नजर नहीं आएगी, क्योंकि वो नंबर नेचुरली आपके पास सेव नहीं होंगे. अच्छा, उसके अलावा जो मेरे साथ अभी हुआ है, बी वेरी ऑफ पीपल आस्किंग यू फॉर मनी. मतलब अगर कोई दोस्त है, बाप आपसे पैसे मांग रहा है, तो आपको कॉल करके आपसे पूरी दलीना बताएगा, भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, वो तो आपकी वो कॉन्वर्सेशन हो जाएगी. अगर आपने देने तो आप दे देंगे. व्हाट्सएप पे बस मुझे ये दे दो और मैं कल, ऐसे कौन करता है? तो बी लिटिल प्रोएक्टिव, थोड़ा सा स्मार्टनेस अपनी भी दिखाए ना कि मेरे दोस्त हैं, ऐसे तो नहीं पैसे मांग सकते, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ये हैक है. जरा मैं तो कहता हूँ आप मैसेज का रिप्लाई करें, कहें जरा अकाउंट नंबर भेजो, कौन सा भेजो, है ना. अच्छा, वो लिखा हुआ आई सेंड अकाउंट नंबर, मतलब अंग्रेजी भी आप जरा चेक कर ले. आई एम वेटिंग एक्चुअली कि अभी अकाउंट नंबर आएगा, और शायद इधर देख रहे हो तो सुन भी लिया होगा उन्होंने. सो दिस इज ऑल. हम आपको रिमाइंड करते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ ये कर लें, बहुत हार्ट से बचेंगे. ये बड़ा उरूज पे पहुंचा हुआ है सिलसिला आजकल, इसलिए हमने सोचा कि आपको ज़रा बताएं और रिमाइंड भी कराते हैं. शहरी बिला ज़रूरत शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़ ना करवाएं. नादरा ने बड़ी अहम हिदायत जारी की हैं, ऐसी ही एहतियात बताई हैं जिस पर अमल बड़ा ज़रूरी है. हम ये भी अक्सर सुनते रहे हैं कि किसी का शनाख्ती कार्ड गलत इस्तेमाल हुआ, उस पर अकाउंट खुल गया, कोई बैंक फ्रॉड हो गया, किसी इनाम की लालच में डेटा चोरी हो गया. अब नादरा ने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत कर दी हैं कि शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कॉपीज़ बिला ज़रूरत नहीं करवा. और जब ज़रूरत भी है और करवा रहे हैं तो कोई अपना एक जगह हो जहाँ से आप करवाते रहते हैं, वहीं एक ही जगह को रखें. मतलब रैंडमली कहीं जाके किसी दुकान से ना करवाएं, बिकॉज दे कैन ऑल्सो कीप अ कॉपी ऑफ इट. अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, बेहतर है आप अपने हाथों से अपने दफ्तर में खुद ही वो ऑफिस में आप कर लें. मरियम नवाज हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं, उनसे बात कर लेते हैं. मरियम, आइएगा कि नादरा ने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी से मुतालिक जो हिदायत दी हैं, अभी हम उसे बता रहे थे, तो इस वक्त इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? मतलब राइट नाउ क्या गलत इस्तेमाल सामने आया था? क्या हुआ क्या था? देखिए, नादरा ने किसी भी किस्म के जो दस्तावेज़ात हैं उनकी रिन्यूअल के लिए जाए या बनवाने के लिए जाए, चाहे वो शनाख्ती कार्ड हो, चाहे वो किसी भी किस्म के फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हो, उसके लिए जो फ़ोटो कॉपीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको ख़त्म कर दिया है. और इस ख़त्म करने के पीछे वजह ये नहीं है कि कोई इस वक्त कोई शिकायत मौसूल हुई है, बल्कि शिकायत तवातुर के साथ जब से नादरा का सिस्टम मौजूद है तब से ये शिकायत मौसूल होती थी. शनाख्ती कार्ड्स का गलत इस्तेमाल हमने देखा सामने आया, गलत सिम्स, गैर कानूनी सिम्स का एक सिलसिला जब तक बायोमेट्रिक नहीं था वो सामने आया. तो इस पर नादरा के हुकाम का ये कहना है कि शिकायत तो एज सच नहीं है, लेकिन जिद्दत लाने का ये एक तरीका ज़रूर है कि दस्तावेज़ात की जो फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं वो जब नादरा में दी जाती हैं तो वहाँ पर तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब नादरा से बाहर दी जाती हैं, जब जो मुख्तलिफ शहरी हैं वो किसी जगह पर किसी फ़ोटो कॉपियर के पास या दूर दराज इलाकों में किसी जगह से फ़ोटो कॉपी करवाने के लिए जाते हैं, तो वो अक्सर वहाँ से जो दस्तावेज़ात हैं उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है. और वैसे भी किसी भी शहरी के कवायद मुकम्मल किसी और शख्स के पास जाना सेफ नहीं है, तो नादरा ने महफूज बनाने के लिए ये इक़दाम जो है. मरियम, ये बताइएगा कि बताया गया है कि अब शनाख्ती कार्ड या कोई और कौमी दस्तावेज़ बनवाना हो तो इसके लिए किसी फ़ोटो कॉपी की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल चीज़ें साथ दिखाना बस काफ़ी होगा, कोई सबमिशन नहीं करनी है आपको. इसकी प्लीज़ तस्दीक कर दीजिएगा. ऐसा ही है. नादरा ने अभी रिसेंटली ये मूव शुरू किया और उसमें यह है कि जितने भी नादरा सेंटर्स हैं उस पर जाने से पहले आप जो नादरा की हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके पता भी कर सकते हैं. लेकिन इसके से मुतालिक ये जो है वो नादरा ने हल निकाला है
कि आप अपने ओरिजिनल दस्तावेजात नादरा पर लेके जाएंगे। वहां पर फौरी जो नादरा का अमला है वो आपके दस्तावेजात को स्कैन करेगा, स्कैन कॉपीज अपने पास रखेगा। जो आपके ओरिजिनल दस्तावेजात होंगे वो आपको वापस दे दिए जाएंगे। ना फोटोकॉपी का झंझट होगा और ना ही किसी भी किस्म के जो शहरी है उनको भागदौड़ करना पड़ेगी। तो आपने सिर्फ अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट दस्तावेजात हैं वो किसी भी कार्ड के इजरा के लिए या नादरा के डॉक्यूमेंट के लिए आपने साथ लेकर जाने हैं। वहां पर आपसे फौरी तौर पर स्कैन किए जाएंगे और नादरा आपसे वो जो दस्तावेजात होगा वो आपको फौरन वापस कर देगा। इस तरह से दस्तावेजात किसी और तीसरे शख्स के पास नहीं जाएंगी। और जो डेटा के लीक की या डेटा के ब्रीच की एक शिकायत थी नादरा हुकाम के मुताबिक वो अब मजीद नहीं होगी। जो डेटा लीकेज है उसके अमल को रोकने के लिए या गैर कानूनी तौर पर किसी शहरी के कवायद इस्तेमाल ना हो, इस ज़मीन में ये मरियम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हमें ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन ये इसको ज़रा ज़्यादा हमें फैलाना पड़ेगा इस इन्फॉर्मेशन को। देखें, हमने कहीं भी जाना हो ना, लिटरली बैंक अगर आप जाए ना 5,000 से ज़्यादा अगर आपने वहाँ पैसे निकलवाने हो तो वो भी NIC की कॉपी मांग लेते हैं। नादरा को नहीं चाहिए आप कॉपीज तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी NIC की कॉपी मांग लेते हैं। मतलब एनीवेयर यू कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना हो सो नादरा को अब तमाम इदारों को और पर्टिकुलरली बैंक्स को अपने साथ ऑन बोर्ड लेना होगा कि कॉपियां ना मांगे, आपको बस जरूरत है आप देख लें वो क्योंकि अच्छा अब ये मांगते भी जब आप है ना NIC की कॉपी तो वो कहते हैं जी स्टेट बैंक की डायरेक्टिव है एंड दे रिक्वायर के NIC की कॉपी हो। तो अगर नादरा ने कुछ ऐसी चेंजेस ले आए हैं तो देन दे शुड गेट ऑल द बैंक्स ऑन बोर्ड, सारों को पता हो, वरना तो इस तरह कोई भी किसी को कह सकता है। अब तो चिपें लग गई हैं, अब सब कुछ है, मतलब वो सिम टाइप चीज एक शनाख्ती कार्ड में है। व्हेन वुड बी यूज दैट? नो, दे आर जस्ट फॉर शो। नो प्लीज, क्योंकि अभी तक आपको पता है ना गाड़ियों के पेपर्स का भी मतलब एक कार्ड होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। देयर इज अ चिप इन दैट कार्ड, बट व्हेन यू गो टू बाय और सेल योर कार तो उनको वही पेपर सारे चाहिए होते हैं एंड एवरीथिंग। मतलब ऑल्दो बहुत सी चीज़ें एवरीथिंग इज इन दैट चिप। दुनिया आगे जा रही है, अभी हम कागज़ों के साथ क्यों फिर रहे हैं? तो ये ज़रूर देखना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज़ मैं वैसे बताती जाऊँ, कहीं आप लोगों ने भी ये सुना है कि नादरा से मुतालिक बाय द वे ये भी खबरें आ रही हैं कि आजकल बहुत से जिंदा लोगों को मुर्दा भी डिक्लेयर किया जा रहा है। ऐसी आपने सुनी है ना ये बात? तो ये भी हुआ। वी शुड हैव आस्क्ड मरियम अबाउट दैट एज़ वेल बट वी डिडंट हैव टाइम। PSL की बात कर लें, आज मैच और कल टीमों ने भरपूर प्रैक्टिस की है। आज क्वेटा वर्सेस मुल्तान, और मुल्तान को अगर इस टूर्नामेंट में उनका कोई चांस रखना है, अपना आगे जाना है, तो उनको अब अपने सारे मैचेस जीतने होंगे, सारे। मेरा ख्याल है नहीं, अब कोई चांस नहीं है। अगर वो सारे जीत भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल अगर सारे जीत जाए बनता है। इट्स टू लेट नाउ, मुश्किल है। बट एनीवे चलें, मैच तो होगा, तो जो जीतेगा उसके साथ तो मैं होंगी ऑब्वियसली। सो whoever wins I'm with them. You know my strategy. मैं लेकिन क्वेटा के साथ हूँ। सो हम तो आप मुल्तान के साथ क्यों नहीं हैं? Because they are on the losing side. तो आप क्यों losers के? यही वजह है। कितनी बुरी बात है। I feel bad for रिजवान वैसे। But in any case, so this is it for today. We'll see you tomorrow. Bye.